अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ये लॉन्ग वीकेंड आपने बड़ा अच्छा गुजारा होगा, खूब रिलैक्स किया होगा, घूमे फिरे होंगे, कुछ ना कुछ आपने सोशल मीडिया पे भी टाइम गुजारा होगा, मूवीज़ देखी होंगी। दैट्स गुड कि आपके पास जब टाइम हो तो उसको मैक्सिमम जितना आप एंजॉय कर सकते हैं करें, लेकिन पढ़ाई के टाइम में हमें सिर्फ जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए। और पता क्या, मेरा जो सब्जेक्ट है अंग्रेज़ी, मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे समझते हैं कि शायद अंग्रेज़ी हमें आती है, ये तो हम कर लेंगे, ये तो कोई मसला नहीं है। और इसमें आयरनी ये है कि सिर्फ एक अंग्रेज़ी ही हमें नहीं आती, बल्कि बाकी चीज़ें तो हम मेहनत करके सीख जाते हैं। एक अगर काम नहीं करते तो इसके ऊपर नहीं करते, तो बच्चे जो है वो इसलिए इस सब्जेक्ट में बड़ा पीछे रह जाते हैं। मोस्टली जो मैंने देखा है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो एफएससी कर रहे हैं, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, आपको पता होगा कि अभी आपका लास्ट ईयर का जो मेरिट है वो मेडिकल का तो भाई 91.38 के राउंड अबाउट लास्ट मेरिट रहा। इसका मतलब है कि 92-93% मार्क्स लें तो फिर आपका किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। ओके, तो 92-93% का मतलब क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 92-93 मार्क्स आए। तो जैसे आपने साइंसेस में 92-93% लेने हैं, तो उसी तरह अंग्रेज़ी के अंदर भी फिर आपने 92 या 93% मार्क्स लेने हैं। तो अंग्रेज़ी में 92 या 93 लेना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। मैं आई एम टेलिंग यू, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, खूब जो है वो आपको दिल लगाना पड़ता है, अपनी ग्रामर को करेक्ट करना पड़ता है, आपको टेक्निकली अपने पेपर को देखना पड़ता है कि कहाँ पर मैं फोकस करके पूरे मार्क्स जो है वो ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मैं आपको टेक्निक पहले भी बता चुका हूँ, एक बात फिर दोबारा दोहराता चलूँ कि अंग्रेज़ी के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आपके पेपर के अंदर, वो है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 30 मार्क्स के आने हैं। अगर ये आप अपने बुक में से बेहतरीन किस्म के ज़बरदस्त आप क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लें तो और 30 में से आप 27-28 मार्क्स अचीव करने की कोशिश करें, तो जब आप जो है वो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे होंगे, उनको याद कर रहे होंगे, तो बहुत सारे, मैं आपको बता दूं बच्चों के, आपके जो सिनोनिम्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है? और तो जब लेक्चर के दौरान बातें मत किया करें, ये लेक्चर के दौरान सुना करें, ये सारी एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। और अगर आप लोग जो है वो अपना एटीट्यूड सीरियस नहीं रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जो पैशन है वो भी डाई डाउन होता जाएगा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, मैं आपको ये बता दूं। तो जो यहाँ पर आए वो सीरियस होकर लेक्चर्स को सुना करे और गौर करे कि मैं यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए आया हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक रिसेप्टिव माइंड के और एक परसेप्टिव माइंड के। जो परसेप्टिव माइंड वाले बच्चे होते हैं ना, परज्यूम करना, परसीव करना, वो हमेशा से समझते हैं कि शायद हमें आता है, हम कर लेंगे, ये टीचर इतना अच्छा नहीं है, इस टीचर को इतना नहीं पता, ये मैं वहाँ पर भी बड़ा अच्छा कर लूँगा, ये मैं आखिरी महीने में भी पढ़ के कर सकता हूँ। वो बच्चे हमेशा मैंने उनको नाकाम होते देखा है। और जो बच्चे रिसेप्टिव माइंड से क्लास में बैठते हैं ना, रिसीव करने के लिए, चाहे उन्हें आता भी हो फिर भी वो ये सोचते हैं कि नहीं आज हम कुछ नया हासिल करेंगे, तो वो उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो जस्तजू में रहते हैं, वही बच्चे हमेशा ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। तो हमेशा रिसेप्टिव माइंड से बैठा करें बच्चों, ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत किया करें। ये क्लास हो रही है आपके लिए, ठीक है? और चलें मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो भी हमारा लेक्चर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर है। तो अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आपको 92-93% लेने हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो फिर भी आपको 90-91% मार्क्स लेने पड़ेंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और अगर आप प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के नहीं हैं और आप आईकॉम के हैं, आप जनरल साइंस के हैं, आप एफए के हैं, तो भाई फिर आपने तो सिर्फ पढ़नी ही अंग्रेजी है, बाकी सारी चीजें तो आप कर लेंगे। अगर आप फेल होंगे, अगर आप पीछे रहेंगे, तो वो हमेशा आप अंग्रेजी में रहेंगे। तो अंग्रेजी के ऊपर काम करना ये आपका फर्ज है। मैं आई एम टेलिंग यू कि अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो ज़िंदगी में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, तो फिर अपने प्रोफेशन के साथ साथ आपके पास और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो थोड़ा फोकस किया करें क्लास के अंदर। और ये जो है मेरा लेक्चर, ये इम्पॉर्टेंट होता है आप सब के लिए।
चलें शुरू करते हैं। आज के जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है द रिवॉर्ड, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं क्या। हमारे पास बच्चों सबसे पहला सवाल है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब इन द चैप्टर द रिवॉर्ड। ये जो हमारा चैप्टर था द रिवॉर्ड, इसके अंदर जो वो बहस चल रही होती है क्लब के अंदर, वो किस मौजू के ऊपर बहस चल रही होती है। तो हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा भी है कि बहस चल रही होती है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है या आपके लिए डिटर्मिनेशन आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये बहस चल रही थी। हम इन्हीं बातों को अपने आंसर में लिखेंगे। तो मैं सवाल नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट आंसर लिखूंगा और साथ में मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन सा सवाल है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उसका ये मैं आंसर जो है वो लिखने जा रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे, द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब was opportunity or determination, फुल स्टॉप। मौजू जिसके ऊपर बहस चल रही थी क्लब के अंदर वो था किस्मत या डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा। ठीक है। सम बिलीव्ड, कुछ लोगों का यह मानना था दैट अपॉर्चुनिटी was needed to succeed। कुछ लोगों का यह मानना था कि कामयाबी के लिए जो है वो किस्मत का होना जरूरी है, फुल स्टॉप। द others believed that only determination was needed। बाकी लोगों का यह मानना था कि सिर्फ हमें पुख्ता इरादा रखना जरूरी है, फुल स्टॉप। ये बहुत आसान करके मैंने लिख दिया है। इस सवाल के अंदर हम बातें लिखना चाहें ना बच्चों तो बेशुमार बातें लिखी जा सकती हैं, कॉम्प्लेक्स डिटेल बातें भी इसके अंदर लिखी जा सकती हैं, लेकिन इजी कर दिया ताकि सारे बच्चे इसको पढ़ सकें और इसमें यह चांस ना हो कि वो आपके पूरे मार्क्स ना आपको दे। तो अगर आप लिखें तो ये इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपको 2 नंबर जो है वो इस क्वेश्चन, अगर लेट से कि ये आ जाए तो अब हमने पढ़ लिया तो दुआ करें आ ही जाए, तो ये है भी आसान। द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब वॉज अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन। मौजू जिस पर बहस चल रही थी वो थी किस्मत या फिर पुख्ता इरादा। सम बिलीव दैट अपॉर्चुनिटी वॉज नीडेड टू सक्सीड। कुछ लोगों का यह मानना था कि कामयाबी के लिए किस्मत का होना जरूरी है। द अदर्स बिलीव दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड। जबकि बाकी लोगों का यह मानना था कि सिर्फ पुख्ता इरादा होना ही जरूरी है, इसके अलावा हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर पुख्ता इरादा होगा तो हम अपनी किस्मत भी खुद बना लेंगे। ठीक है, ये हमने चैप्टर के अंदर ये सारी बातें पढ़ी हैं। दूसरा सवाल था, व्हाट डिड टर्बट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्गुमेंट। जॉर्कन ने जो आर्गुमेंट दिया कि अगर कोई इंसान लगातार मेहनत करता रहे, अपने ख्वाब के साथ जुड़ा रहे, तो वो कोई भी चीज हासिल कर सकता है, ये उसका पहला आर्गुमेंट था। तो इस आर्गुमेंट से जॉर्कन ने इत्तफाक किया था या नहीं किया था। जॉर्कन ने इसके बारे में क्या कहा, तो जॉर्कन ने उसके इस आर्गुमेंट के ऊपर जो है वो बिलीव नहीं किया था, उसके साथ उसने इत्तफाक नहीं किया था। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि टर्बट डिड नॉट एग्री विद जॉर्कन्स आर्गुमेंट्स। ठीक है, या आर्गुमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। ही थॉट दैट ओनली अपॉर्चुनिटी was required to succeed, full stop। Turbot did not argument
जॉर्कन का आर्गुमेंट क्या था कि हमें जो है वो डिटर्मिनेशन से हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। तो इस आर्गुमेंट से टर्बर ने एग्री नहीं किया, और वो उसने एग्री नहीं किया तो उसने फिर क्या कहा, ही थॉट दैट ओनली अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड टू सक्सीड, और उसने कहा कि सिर्फ कामयाबी के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो मौका होना जरूरी है। हम इतनी सी बात कर सकते हैं। अगर इसके अंदर ऐड करना चाहें भी एक आधा सेंटेंस, तो हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसके साथ आप एक आधा सेंटेंस जो इससे जुड़ता होगा वो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये होगा कि चलो हमारे 3 सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाया करेंगे, अदरवाइज इतना भी काफ़ी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज जॉर्कन convinced that a man can become a skating champion of the Sahara? जॉर्कन ने ये लोगों को कैसे कायल किया कि एक आदमी अगर वो सहारा के अंदर स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है। तो जॉर्कन ने इसके बारे में क्या आर्गुमेंट्स दिए, आपको याद है कुछ? जॉर्कन ने क्या कहा था? मुझे याद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी याद होगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि जॉर्कन आर्गूड that a man would earn money first। उसने आर्गू किया कि आदमी जो है वो सबसे पहले पैसा कमाएगा। he would develop a skating रिंक देयर, वहां पर स्केटिंग वाला एक मैदान वहां पर जमाएगा। ही वुड ऑर्गेनाइज ए कंपटीशन देयर, वो वहां पर एक मुकाबला करवाएगा। फुल स्टॉप। ही वुड become the champion if he really gave all of his time to it। उसने क्या कहा कि जॉर्कन्स आर्गूड दैट अ मैन वुड अर्न मनी फर्स्ट, पहले आदमी पैसा कमाएगा। ही वुड डेवलप अ स्केटिंग रिंक देयर, वहां पर एक मैदान सजाएगा स्केटिंग का। ही वुड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, वहां पर एक मुकाबला करवाएगा। ही वुड बिकम द चैंपियन, और वो चैंपियन भी बन जाएगा। इफ ही रियली गेव ऑल ऑफ हिज टाइम टू इट, अगर उसने इस अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना सारा वक्त सर्व किया तो एक दिन वो वहां पर चैंपियन भी बन सकता है। तो जॉर्कन के नजदीक वो कहता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल टू बिकम अ स्केटिंग चैंपियन इन द सहारा इफ अ मैन वांट्स टू बिकम अ चैंपियन इफ अ मैन कंटिन्यूज टू वर्क हार्ड, अगर इंसान मेहनत करता रहे एंड गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, और सारा अपना वक्त जो है उसके लिए सर्फ भी कर दे, और उसका एम्बिशन ये वाकई ही हो, तो वो इंसान जो है वो अपने इस ख्वाब को भी पूरा कर सकता है। ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल देखते हैं कि हमारे पास क्या है। चौथा सवाल है, हाउ डिड जॉर्ज परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग? जॉर्ज ने लोगों को कैसे कायल किया कि क्या करने से उसका मुल्क जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि जॉर्ज मेड फाइन स्पीचेस, जॉर्ज ने बड़ी उम्दा तकारीर की। ये मुझे बताइएगा, ये अभी आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा बारीक है। ही कन्विंस्ड द पीपल दैट इट वुड बी ए great example
to have a perfect athlete as a court acrobat. He said that it would also strengthen the army and boost its morale to win the wars. भाई ये थोड़ा सा, आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा आंसर ये लेंथी हो गया, मैं इसे थोड़ा कम लिखना चाहता था, लेकिन बातें तो हमने ये सारी जो है वो करनी ही थी। तो ये क्या था कि लोगों ने, अगर हम इसमें फिर कुछ मिटाना चाहें ना, तो ये हम ये पहली अपनी सेंटेंस जो है इसे काट भी सकते हैं, इसके बगैर भी हमारा जवाब जो है वो ठीक हो सकता है, तो जरूरी नहीं ये पहला लिखना। जॉर्ज मेड फाइन स्पीचेस, जॉर्ज ने बड़ी उम्दा तकारीर की। He convinced the people that it would be a great example to have a perfect athlete as a court acrobat, और उसने कहा कि हमारे पास दरबारी बाजीगर के तौर पर एक जबरदस्त जो है वो बेहतरीन नौजवान एक खिलाड़ी के तौर पर दरबार में होना एक बड़ी शानदार उम्दा मिसाल बनेगी। He said that it would also strengthen the army, और उसने कहा कि इस मिसाल से हमारी फौज और ज्यादा मजबूत होगी, and boost its morale, और इससे उनका मोरल जो है, उनका अज़म जो है, उनका जो हौसला है वो भी बढ़ेगा, टू विन द वॉर्स, ताकि वो जंगें जीत सकें। इसके अंदर भी बातें ऐड करना चाहे ना तो बड़ी बेशुमार यकीन करे बातें हैं, लेकिन जाहिर है हम कोशिश करें कि कम ही लिखें ताकि उसके अंदर कोई गलती ना आए। बस एक बात अपने जहन में बिठा लें कि क्वेश्चन आंसर्स के अंदर गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। अगर यहां पर आपने गलतियां कर दी ना, तो फिर आपने दोबारा ये नहीं मुझे कहना कि लो भाई सर ने हमें सही पढ़ाया नहीं था। यहां पर गलती का कोई मार्जिन नहीं, कोई चांस नहीं है, आपको ये याद रखें। चलें अगला सवाल क्या है कि व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ जॉर्जियस पेरेंट्स। जो वो जॉर्जियस था उसके पेरेंट्स का क्या ख्याल था? उसके पेरेंट्स का भी यही ख्याल था कि अपॉर्चुनिटी इज नीडेड टू सक्सीड। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि they believed that opportunity was as much required for success एज डिटर्मिनेशन। उनका भी ये मानना था कि जितना डिटर्मिनेशन होना जरूरी है कामयाबी के लिए, उतना ही ज्यादा जरूरी जो है वो आपके पास अच्छी किस्मत का भी होना है। ठीक है, तो दे वांटेड टू टेल देयर सन not to waste his life for a wild and impossible idea। वो अपने बच्चे को ये समझाना चाहते। दे बिलीव दैट अपॉर्चुनिटी वॉज एज मच रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस एज डिटर्मिनेशन। उनका ये मानना था कि जितना पुख्ता इरादा जरूरी है कामयाबी के लिए, उतने ही जरूरी साथ में अच्छी किस्मत का भी होना है। दे वॉन्टेड टू टेल देयर सन, और वो अपने बच्चे को ये बताना चाहते थे, नॉट टू वेस्ट हिज लाइफ फॉर अ वाइल्ड एंड इम्पॉसिबल आइडिया, कि वो अपनी जिंदगी जो है इस अजीबो गरीब और नामुमकिन जो एक ख्याल है उसके पीछे अपनी जिंदगी को जाया मत करे। तो ये बात जॉर्जियस को बाद में समझ भी आ जाती है। ये पढ़ा था ना हमने चैप्टर, मैंने आपको बताया भी था, ये आपने याद रखना है। तो चलें, ये क्वेश्चन तो हो गया।
अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वर द अरेंजमेंट्स फॉर जॉर्जियाज इनऑगरल सेरेमनी। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब द सीन ऑफ जॉर्जियाज इनऑगरेशन। वो जॉर्जियाज क्या, जब उसकी नौकरी के इफ्तिताह किया गया तो उस वक्त बयान करें वो सारा मंजरनामा कैसा था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द ग्रेट कोर्ट या थ्रोन रूम, कोर्ट भी चलेगा। द ग्रेट कोर्ट वॉज टर्न्ड इनटू जिम्नेजियम। ये जो अजीम दरबार था इसे एक जिमखाना के तौर पर बदल दिया गया। तो हम कहेंगे कि अ नीट रो ऑफ hurdles was arranged on the polished floor। उस साफ सुथरे चमकते हुए फर्श के ऊपर एक बड़ी साफ सुथरी कतार रुकावटों की बनाई गई। फुल स्टॉप। स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट्स were hung from the ceiling। ऊपर छत से नीचे बाजीगरों वाले जो झूले होते हैं वो लटकाए गए। फुल स्टॉप। ग्रेट कर्टन्स ऑफ red and gold were hung along the walls। इतना काफी है, एक दो सेंटेंसेस हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी चलो बातें कंप्लीट होगी तो इनफ। द ग्रेट कोर्ट was turned into gymnasium। ये जो अजीम कोर्ट था, बादशाह का जो दरबार था, इसे एक जिमखाना के तौर पर बदल दिया। अ नीट, सॉरी ये वर्ड होना चाहिए नीट, a neat row of hurdles was arranged on the polished floor। एक बड़ी साफ सुथरे कतार जो है वो बनाई गई एक साफ सुथरे फर्श के ऊपर। स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट्स वर हंग फ्रॉम द सेलिंग। और बाजीगरों वाले झूले जो हैं वो ऊपर छत से नीचे लटकाए गए। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलोंग द वॉल्स। और दीवारों के साथ साथ बड़े बड़े पर्दे सुर्ख रंग के और सुनहरी रंग के ये लटकाए गए। इसके अंदर एक दो और बातें हम ऐड कर सकते हैं कि अ बैंड वॉज प्लेइंग सॉफ्ट जो है वो सॉन्ग्स या म्यूजिक इन पेल ब्लू लाइट। इसके साथ और ऐड कर सकते हैं कि अ फ्लड ऑफ लाइट एंटर्ड एज द डोर ओपन्ड। जैसे ही दरवाजे खोले एंड जॉर्जियाज एंटर्ड इन द कोर्ट। तो ये सारी बातें इसके अंदर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो तकरीबन हमारा ये जवाब जो है ये कंप्लीट है। इसके अंदर हमें और बातें लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का इस एक्सरसाइज में, वो क्या है भाई, पढ़ तो लें। अगला सवाल है, हाउ डिड जॉर्जिया फील ऑन द ईव ऑफ हिज इनऑग्रेशन। जब जॉर्जिया जो है उसकी नौकरी का ये इफ्तिताह किया जा रहा था तो उस शाम जॉर्जिया जो है वो कैसा फील कर रहा था। तो ये हमने पढ़ा है कि देयर वर मिक्स इमोशंस। ही वाज हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। उसे ही केम टू रियलाइज what always takes time that his parents were right after all, कि उसके माँ बाप दुरुस्त कह रहे थे। he had become a very old person now। अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसे जो है वो टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म में जो है वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। they showed each other off जो है
वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे थे। तो इस तरह हम कहेंगे कि वो खुश था, और साथ अगर हम ये भी ऐड करना चाहें कि वो थोड़ा गमज़दा था, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो चले हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि it was rather a Pyrrhic victory, but it gave him fulfillment. Full stop. He had mixed feelings. उसके जो जज्बात थे वो मिक्स थे। He was delighted to achieve his ambition. वो अपना ख्वाब पूरा करके खुश तो था, ठीक है, बट सैड, लेकिन साथ गमज़दा भी था, फॉर नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ to perform actual परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये पायरेक का मतलब क्या होता है? विक्ट्री या सक्सेस ओवर एक्सपेंसिव कॉस्ट। आप कोई चीज जीत तो जाएं, लेकिन आप उसकी आपको बड़ी भारी कीमत उठानी पड़े। जैसे बहस चल रही है दो दोस्तों के दरमियान, तो हो सकता है वो बहस तो आप जीत जाएं, लेकिन हो सकता है कि उससे आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाए। तो वो ये बड़ी अच्छी लाइन भी है कि इंसान बहस के दौरान बहस तो जीत जाता है, लेकिन अपना दोस्त खो देता है। तो दोस्तों के साथ ना लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर वो पुट ऑफ हो जाएगा। तो इट वॉज रादर अ पायरेक विक्ट्री, ये एक ऐसी फतह थी जिसकी बड़ी भारी कीमत उसे उठानी पड़ी। क्या कीमत उठानी पड़ी? सारी जिंदगी उसकी खर्च हो गई। बट इट गेव हिम फुलफिलमेंट, लेकिन इसकी वजह से जो है वो उसे फुलफिलमेंट का एहसास भी हुआ कि मैंने जिंदगी को जो है वो हासिल कर लिया है, अपने मकसद को। ही हैड मिक्स्ड फीलिंग्स, उसके जज्बात मिक्स थे। ही वॉज डिलाइटेड टू अचीव हिज एम्बिशन, वो अपना ख्वाब हासिल करके खुश तो था, बट सैड फॉर नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू परफॉर्म एक्चुअल परफॉर्मेंस, लेकिन वो आज चूंकि सही मानों में वो सारे काम करके नहीं दिखा सकता था, इसलिए वो थोड़ा गमज़दा भी था। तो हम इस तरह का ही इसका जवाब लिखेंगे कि उसके जज्बात उस वक्त ना वो खुश था ना वो गमज़दा था, तो दोनों ही जज्बात, खुश भी था साथ में गमज़दा भी था। तो ये इस तरह का हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके, हम देखते हैं कि क्या कोई और क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में। ओके, जी हाँ, अभी हैं क्वेश्चंस। अगला सवाल है, डिड जॉर्जियस यूज एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन? क्या जॉर्जियस ने कोई शॉर्टकट, कोई छोटा रास्ता निकाला अपनी कामयाबी के लिए? और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये रिपीट भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि Georgius did not use any shortcut to achieve his ambition. जॉर्जियस ने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए कोई भी छोटा रास्ता नहीं चुना। He believed in the struggle, वो मेहनत करने पर, कोशिश करने पर यकीन रखता था। At last,
he achieved his ambition. Thou it took more than 60 years of his life. हाँ जी, जॉर्जियस डिड नॉट यूज एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन. अपना ख्वाब पूरा करने के लिए जॉर्जियस ने कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया. ही बिलीव्ड इन द स्ट्रगल. वो मेहनत करने पर यकीन रखता था. एट लास्ट ही अचीव्ड हिज एम्बिशन दाउ इट टुक मोर देन 60 years ऑफ हिज लाइफ. अगरचे कि उसकी जिंदगी के 60 साल लग गए, लेकिन उसने अपना ये मकसद जो है वो हासिल कर लिया. क्या कोई क्वेश्चन है हमारे पास? सर मेरी बुक में तो 7 क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, राइट 5 सेंटेंसेस. ये भी जी बेटा, ये वही सवाल है भाई. बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग? यही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर भी सुना है कि सीन आपने डिस्क्राइब करना है ऑफ इनॉग्रेशन. तो इनऑग्रेशन का जो भी मंजरनामा है, तो ये सवाल तो वही है. ठीक है, इसमें और कोई मुश्किल नहीं है, मैंने भी वही सवाल पढ़ा है. चलें देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में बच गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर हाउ लॉन्ग डिड जॉर्जियस स्ट्रगल टू अचीव हिज एम्बिशन. कितने साल लगे जॉर्जियस को अपना ख्वाब पूरा करने में? हाँ भाई, ये तो आप बता दो, ये तो आपको पता होगा. अभी मुझे लिख के बताएं ना. मैं जी कितने साल लगे आपको याद होगा. अभी हमने ये पिछले क्वेश्चन में इसका जवाब दिया भी है. इट टुक मोर देन 60 years to achieve his aim. अपना मकसद पूरा करने में उसे जो है वो 60 साल से ज्यादा लगे. He did not use any shortcut. उसने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया. फुल स्टॉप. He stuck to his wild idea and he became successful in achieving it. अच्छा जी, इट टुक मोर देन 60 years टू अचीव हिज एम. देखें जो सवाल तक का जवाब है ना, वो तो पहले सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने ऐड करना है साथ. ही डिड नॉट यूज एनी शॉर्टकट. ही स्टक टू हिज वाइल्ड आइडिया एंड ही बिकेम सक्सेसफुल इन अचीविंग इट. वो अपने इस अजीबोगरीब ख्याल के साथ जुड़ा रहा और आखिरकार कामयाब हो गया इसको हासिल करने में. ठीक है, शाबाश, आप सही कह रहे हैं. 60 साल से ज्यादा का टाइम लगा. चले बच्चों, हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है. आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे. इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे. हमारे 6 चैप्टर हो गए. मैं चाहता हूं कि एक दफ़ा हमारे 8 चैप्टर हो जाए, तो उसके बाद हम फिर पोएम्स वगैरह शुरू कर देंगे और प्लेस शुरू कर देंगे. चलो भाई, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.